बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कराह रहा है। दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान की आतंकवादी नर्सरी को दुनिया ने देखा। दहशतगर्दों के अड्डों पर भारत के एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की थू थू हो रही है। कई देशों ने तो पाकिस्तान को मुंह लगाना ही बंद कर दिया है और भारत से निपटने की बौखलाहट में पाकिस्तान अब नई पैंतरेबाजी कर रहा है। शहबाज शरीफ अब 4 देशों की यात्रा कर रहे हैं और इन देशों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाएंगे ताकि उन देशों को पाकिस्तान पर रहम आ जाए और पाकिस्तान के हर नापाक कदम का समर्थन करें। 4 में ऐसे कुछ देश हैं जो दहशतगर्दी को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से समर्थन देते हैं। इसी विषय पर एक बड़ी खबर आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान के नापाक इरादे से जुड़ी, जहां ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान परेशान है। दुनिया से अपने समस्या को बताने निकल पड़ा है पाकिस्तान। 4 देशों की यात्रा पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ निकले हैं। सहयोगी देशों से मदद की गुहार लगाएंगे शहबाज शरीफ। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। शहबाज शरीफ जो है वो 4 देशों से मदद की गुहार लगाएंगे। ये बड़ी खबर है। 4 देशों की यात्रा पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ निकले हैं। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान परेशान है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और दुनिया से अपनी समस्या को बताने के लिए पाकिस्तान निकला है। 4 देशों की यात्रा पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ निकले हैं। 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे और 4 देशों में जाकर अपना दुखड़ा जो है वो रोएंगे पाकिस्तानी पीएम। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। शहबाज शरीफ 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर की मार से परेशान पाकिस्तान जो है वो अपना दुखड़ा रोएगा। चलिए अब आप तक जानकारी ये भी पहुंचाते हैं कि शहबाज का दौरा कहां कहां रहने वाला है, किन किन देशों में जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर तुर्की है जिसने दगाबाजी भारत के साथ की। फिर इसके बाद ईरान का दौरा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अजरबैजान का दौरा जो है वो भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ तजाकिस्तान का दौरा भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। और अब बात करते हैं भारत से हारने के बाद अब भीख मांगने के लिए किस तरीके से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री निकले हैं। 5 दिन में 4 देशों की यात्रा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा की जाएगी। 25 से 30 मई तक विदेशी दौरे पर रहेंगे और भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा करेंगे। सहयोगी देशों का आभार जताएंगे इस दौरान और शहबाज द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर बातचीत होगी। ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में हिस्सा लेंगे शहबाज शरीफ, ये भी अपडेट है। और 5 दिन में 4 देशों की यात्रा पर शहबाज शरीफ निकले हैं। भारत से पिटने के बाद शहबाज अपना दुखड़ा किस तरीके से सुनाएंगे उसको लेकर आप तक जानकारी पहुंचा दें। और आपको बता दें कि 25 मई को ईरान का दौरा शहबाज शरीफ करेंगे। यहां पर मकसद है कि भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा करना। कुछ इस तरीके से शहबाज शरीफ का पूरा दौरा रहेगा और भारत पाकिस्तान का जो तनाव है इस तनाव को लेकर शहबाज शरीफ यहां पर चर्चा करते नजर आएंगे, अपना दुखड़ा रोते नजर आएंगे या यूं कहें कि रोते गाते बिलखते नजर आएंगे इन सहयोगी देशों के आगे और इनसे मदद की भीख मांगते हुए नजर आएंगे शहबाज शरीफ। तो जिस तरीके से ये स्थितियां बनी हुई नजर आई, 27 मई को तुर्की का दौरा भी करेंगे और यहां पर क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को लेकर शहबाज जो है वो नजर आएंगे, अपना दुखड़ा रोते नजर आएंगे। अजरबैजान का दौरा जो है वो भी करेंगे। अब आपको बता दें कि आखिर शहबाज को वर्ल्ड टूर की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों उन्हें दौरे की जरूरत पड़ी है। भारत के विदेश में गए हुए डेलीगेशन से शहबाज डर गए हैं। डर का माहौल पाकिस्तान में लगातार देखने को मिल रहा है। डेलीगेशन अलग अलग देशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, पाकिस्तान के काले चिट्ठे खोल रहा है। आतंकवाद पर पाकिस्तान की असलियत उजागर जो है वो डेलीगेशन के द्वारा की जा रही है अलग अलग देशों में जाकर। और भारत के इस कदम से पाकिस्तान को बदनामी की टेंशन नजर आ रही है। आवाम को खुश करने के लिए शहबाज विदेश जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अंदर खाने इस बात का भी डर है कि भारत के द्वारा जिस तरीके से डेलीगेशन तमाम देशों में भेजा गया है, तमाम बड़े देशों में डेलीगेशन गया है, तो पाकिस्तान के भीख के कटोरे से पैसे जो है वो चले न जाए, इसको लेकर पाकिस्तान के द्वारा जो है ये सारे काम किए जा रहे हैं।
इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ जैद अनवर जी जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं जैद अनवर साहब आपसे ही करना चाहूँगा। जो स्थितियाँ इस वक्त अनवर साहब पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर निकले हैं, एक वर्ल्ड टूर पर निकले हैं, किस तरीके से इस दौरे को देखा जाए? क्या इस दौरे को केवल यह देखा जाए कि पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए है, या यहाँ पर इसके पीछे पीछे यह भी माना जाए कि भीख मांगने का नया तरीका? देखिए, जंग एक ऐसी ख्वाब है जिसकी ताबीर नहीं है। जी। जंग हो जाता है, मगर जो ख्वाब होता है उसकी ताबीर जो होती है, एक डराने डराने वाली ताबीर होती है। तो ये जो मामला हुआ है गुज़िश्ता 20 दिन पहले, इसको किस तरह से ये डेवलप करना चाह रहे हैं, कि इमेज देना चाह रहे हैं, जितने भी पाकिस्तानी रॉट में बैठे हैं, ये तमाम के तमाम अपने को पाकिस्तानी हैं, मगर अपने देसी हम कहते हैं इनको। मगर ये तमाम अपने आप को जब एक माइक्रो और मिनी बिजनेस करते हैं तो वहां रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इंडिया के रहने वाले हैं। तो ये एक डर जो होता है कि अपने आवाम को खो देना, अपने सरकार को खो देना, या अपनी मिलिट्री की जो सरकार है, आर्मी की जो सरकार है, उस पर भरोसा पाकिस्तानियों का कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। क्योंकि ये हमेशा एक दोगली राजनीति करते हुए आए हैं। इनके पास एक वेपन है जिसे आतंकवादी कह लें आप, मिलिट्री के पास, और एक खुद का अपना वेपन है। ये हमेशा जब भी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं कि पूरे दुनिया में ये बात रख सके कि जितना भी मामला हुआ है, ये हम खुद परेशान हैं। ये इस तरह का पेश करना चाहते हैं। मगर पूरा समीकरण चेंज कहाँ से हो रहा है? ट्रम्प साहब जब इसराइल नहीं विजिट करके यूएई विजिट कर लेते हैं, और जी। उससे एक मैसेज जाता है कि यूएई को इन्होंने विजिट क्यों किया। ये तारीख की बहुत बड़ी बात है। इससे जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं जो अगल बगल जो सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को, और जितने भी मुल्क हैं अगल बगल, उनके जहन में एक चीज तैयार हो रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्योंकि ट्रम्प साहब ऐसी शख्सियत हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो उठेंगे और वो क्या बोलेंगे आपको खुद नहीं मालूम। क्या स्टेटमेंट आएगा और क्या पेशिन गोई आप नहीं कर सकते कि गुज़िश्ता तो कल क्या होने वाला है। तो जियो पॉलिटिक्स इस दौर से गुजर रहा है कि कहीं ट्रेड वार हो रहा है, कहीं मुल्क बदला जा रहा है, और कहीं पूरे कुंबे को बदल दिया जा रहा है। इस तरह का जियो पॉलिटिक्स है। जी। पहले क्या होता था कि एक स्टेबल पॉलिटिक्स होती थी। आप तमाम जी। जानते थे कि या तो ट्रम्प साहब यूरोप जाएंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहता था। तो उस समय जानते थे हम तमाम। मगर अभी क्या होगा नहीं पता। अभी आप उठा के देखें कि पाकिस्तान का जो हाल है, इंडिया ने अपना बेस्ट वेपन इस्तेमाल किया जमहूरियत से, डेमोक्रेसी वे से, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे और हमारे साथ क्या मामला हुआ दुनिया जाने इस बात को। जी। ये अच्छी बात है। जब एक चीज दुनिया जानेगी इस तरह से, तो आप डीप पब्लिक डोमेन में आते हैं और आपकी बात होती है। मगर किसी मुल्क को आप अगर स्किल से नापेंगे, एक स्किल से नापेंगे, तो उस मुल्क का सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपके पासपोर्ट की इज्जत कितनी है जी। और आप किस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो अनवर इससे साहब। तो इंडिया इंडिया उस मुल्क से बहुत इंडिया 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 पाकिस्तान के टक्कर बराबर पे नहीं है। ये बात, जैसे कि पाकिस्तान एक ऐसे कगार पे खड़ा है कि उसके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, तमाम जितने भी मसलियात हैं वो उस मुल्क में है। बिल्कुल अनवर मगर साहब, इंडिया एक पाकिस्तान कितने ऐसे भी दम क्यों ना भर ले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान किस एक जगह पर इंडिया खड़ा है इंडिया ये खुद पाकिस्तानियों को भी पता है, इंडिया पाकिस्तान के जो इंडिया आवाम है, सरकार है, सभी को ये इंडिया बात पता है। बिल्कुल। आप। इंडिया इंडिया एक सेकंड खाली बोल दो। जी जी जी। इंडिया इस प्लेटफॉर्म पे है, इस एयरपोर्ट पे खड़ा है, इंडिया की जहाज इस एयरपोर्ट पे खड़ा है, जी। और आपको उड़ने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत होती है। जी। तो इंडिया इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इस दौर पे खड़ा है कि इंडिया अगर अभी टेक ऑफ करेगा तो स्काई इज अ लिमिट। जी। तो इस तमाम चीज को रोकने के लिए जब एक चीज किसी को नहीं मिलती, तो ये तमाम चीज इर्द गिर्द से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे दुश्मन मुल्क हम चाइना की तरफ बोल रहे हैं, चाहे बॉर्डर जी। हमारा पाकिस्तान से भी लगता है। जी। तो चाइना तो हमें साथ खुल के नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा ट्रेड वार इनसे ट्रेड बिजनेस इतना इतना ट्रेड है जी। कि एक दूसरे के साथ, कि हम एक दूसरे के साथ रह ना चाह के भी निकल नहीं सकते। मगर पाकिस्तान एक ऐसा 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 इस्तेमाल होता है चाइना के थ्रू, कि हमें हमेशा ये रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है।
जी। तो इसको ठीक है। इसको ठीक है। इसके बोल दीजिए। ठीक है अनवर जी, ठीक है, मैं आऊंगा वापस आपके पास। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी साहब। त्यागी साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन धन्यवाद। एक रिएक्शन पहले मैं मनोज कुमार जी से ले लेता हूं। मैं मनोज जी, जिस तरीके से यहाँ पर विदेश के दौरे पाकिस्तान कर रहा है, जिसमें 4 देश हैं, 2 देश ऐसे जब युद्ध की स्थिति बनी थी, विपरीत स्थिति बनी थी, तब ऐसे में आतंकवाद का सपोर्ट इन देशों ने किया था। देखिए अभिषेक जी, एक चीज तो समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो वर्ल्ड का पॉलिटिक्स है और जियो पॉलिटिक्स है और साउथ एशिया का जो पॉलिटिक्स है, उसमें पाकिस्तान जिस तरीके से पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हुआ है, जी। वो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने और मोदी जी के नेतृत्व ने जिस प्रकार से डिप्लोमेसी और सामरिक दृष्टि से जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है, उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से हाशिए पे खड़ा आ गया। अब देखिए, अभी इसके पहले के वक्ता जो चीन के सपोर्ट की बात कर रहे थे, आज वो चीन का हथियार काम नहीं आया पाकिस्तान के साथ। आप देख सकते हैं कि इसीलिए वो तुर्की और अजरबैजान की तरफ से जा रहा था, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहलगाम के बाद से जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड ने भारत के साथ खड़े होने का एक संकल्प दिखाया आतंकवाद के विरुद्ध, उसमें सिर्फ तुर्की और अजरबैजान ने खुल के पाकिस्तान का समर्थन किया। और मुझे लगता है कि उसी का थैंक्स देने के लिए ये शहबाज शरीफ वहां पे जा रहे हैं। और ऑब्वियस है कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारी चीजें कूटनीति और डिप्लोमेसी के तहत किया जाता है, और ओआईसी के जो देश हैं वो भी खुल के सामने नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। और इस ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को एक बहुत ही गहरे संकट में डाला है, क्योंकि आप देखिए, किसी भी देश की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उसके आंतरिक घटना पर निर्भर करती है। आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में किस तरीके से विद्रोह हो रहा है, अब वहां सिंध में भी विद्रोह शुरू हो चुका है। तो ये मुझे लगता है कि हर लेवल पे विफल हो रहे हैं। और रही बात ईरान की, तो देखिए ईरान जो है, ईरान की यात्रा का भी शेड्यूल्ड है इनका 25 से 30 मई के बीच में। देखिए ईरान एक मध्यम मार्ग अपना रहा है, क्योंकि ईरान का भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट है, लगभग $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, जो ज्वाइंटली, जो आपका चाबहार जो पोर्ट है उस पर, उसका जल मार्ग को लेके इस तरीके से। तो ईरान कभी भी खुल के पाकिस्तान के साथ नहीं आने वाला है। अब रही बात जिस प्रकार से अफगानिस्तान को आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी टीटीपी के थ्रू वहां पे उसको किस तरीके से अटैक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जो भारत सरकार ने जिस तरीके से पिछले, देखिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दिन में नहीं बनता है, और भारत ने जो पिछले 10-11 सालों में अपनी विदेश नीति को जिस तरीके से एक अटैकिंग मोड में लाया, एक डिप्लोमेटिक तरीके से सबको इंगेज करने का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, वो आज भारत को मिल रहा है। और देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अभिषेक जी, ये ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ नहीं है, इसको सिर्फ विराम दिया गया है, ये कभी भी शुरू हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं सब चीजों बिल्कुल मनोज जी, मतलब भारत ने अपनी सोच साफ कर दी है कि आतंकवाद को लेकर हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर को हमने खत्म नहीं किया, केवल एक विराम लगाया है। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। आप जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर बात यहां शुरू हुई, अगर बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर करें, जहां ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई है पाकिस्तान ने, ये सबको पता है, और जो तस्वीरें पाकिस्तान से निकलकर सामने आई वो पूरे विश्व ने देखी हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान किस तरीके से सेलिब्रेट करता नजर आ रहा है। आसिम मुनीर को लेकर बात करें, वो अपने घर पर डिनर पार्टी होस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि हारने के बाद भी अपने आप को दिखाना कि मैं जीता हुआ हूँ, लेकिन ये टेम्परेरी होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ये अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए तो हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में पूरा ग्लोब एक विलेज बन चुका है और कोई चीज किसी से छुपाई नहीं जा सकती। लिहाजा दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, और ऐसे में उनके जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बना देना, या खुद जनरल मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल बनवा लिया, यूं कहा जा सकता है। तो ये तो हो सकता है कि वहाँ की पॉलिटिक्स में साइड लाइन करना, जो वहाँ पे शहबाज शरीफ है वो कमजोर साबित हुए हैं, उनको साइड लाइन किया जा सकता है। बल्कि चर्चाएं ऑलरेडी शुरू हो गई हैं कि जिस तरह से उनकी मरियम नवाज उनके नजदीक आई है कि शायद अगला प्रधानमंत्री उन्हें बना दिया जाए। ये तो उनका हो गया, लेकिन मैं अपने आप को कंसंट्रेट करूंगा इस इशू के ऊपर कि शहबाज शरीफ अभी 4 देशों में जा रहे हैं। 4 देशों में मेरे से सबसे पहले वाले पैनलिस्ट ने बड़ा अच्छा कहा कि भाई किसी देश की कीमत उसकी पासपोर्ट की कीमत को देखने के बाद की जाती है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की कीमत आज इंटरनेशनल मार्केट में
बिल्कुल लोएस्ट लेवल के ऊपर होगी। और इनको मिलेगा क्या? मान लीजिए टर्की से है, तो टर्की से उन्होंने अपने ड्रोन दे दिए थे, ज्यादा से ज्यादा वो ड्रोन ही और दे पाएंगे, और टर्की से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये उम्मीद करें कि हमें कोई मटेरियल सपोर्ट मिल जाएगी, अनलाइकली, क्योंकि टर्की खुद इस पोजीशन में नहीं है। वो सीरिया में इस तरह से फंसा हुआ है कि वो कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेज सकता, और वो मटेरियल सपोर्ट यानी कि पैसे भी नहीं भेज सकता। जहां तक बात बची अजरबैजान की, तो अजरबैजान और आर्मेनिया ये उस किस्म के दो छोटे देश हैं, जिसमें से आर्मेनिया तो पहले हिंदुस्तान के साथ है, और अजरबैजान की कोई ज्यादा अहमियत है नहीं। अब जो तीसरा देश जी। बचता है ईरान, जी। बिल्कुल सही कहा मेरे दूसरे पैनलिस्ट ने कि जो ईरान है, ईरान का हिंदुस्तान के साथ में न केवल संबंध है। सर ये देखिए कि जो चाबहार पोर्ट है, उस चाबहार पोर्ट पे ईरान ने अगले 10 साल के लिए मैनेज करने के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदारी दी है। और वो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो रशिया से लेके हिंदुस्तान तक आता है, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक लिंकेज है, वो लिंकेज ऐसा है कि पाकिस्तान के कहने पे ईरान उसे नहीं तोड़ सकता, वो मजबूरी है। जी। और उसके बाद अगला देश है जहां वो जा रहे हैं, वो है तजाकिस्तान। जी। अब जो तजाकिस्तान में, पहली बात तो वो इसलिए जा ही नहीं रहे कि वहां से कुछ मांगे। दूसरी बात, उनको ध्यान होना चाहिए कि तजाकिस्तान एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पे हिंदुस्तान ने अपना बेस बनाया हुआ है, जी। हमारा मिलिट्री बेस है। तीसरी बात यह कि वहां वो जा रहे हैं ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस के लिए, इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस। अब ये जो ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस है, इसमें जाके उन्हें धक्का लगेगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अब सर। तक शायद इसमें जाके धक्का ये लगेगा कि जब ये इंडस वाटर ट्रेटी हुई थी, जी। वो 1960 में, उस समय सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन हमको नहीं मालूम थी। ये तो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन से बाद में चला है कि जो स्नो कवरेज है और जो ग्लेशियर कवरेज है, वो पाकिस्तान के पहाड़ों में कितना है और हिंदुस्तान के पहाड़ों में कितना है। पाकिस्तान में वो हाई एल्टीट्यूड पे है और हिंदुस्तान में वो लो एल्टीट्यूड पे है। यानी कि इसका फर्क पड़ता है मास ऑफ वाटर से। और जी। मास ऑफ वाटर की वजह से हम पिछले 3 साल से कह रहे थे कि इस संधि को दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है, पाकिस्तान मना कर रहा था। अब जब हमने इंडस वाटर ट्रेटी को एवेयंस में रख दिया है, तब पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी, अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं, तो वहां उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल कुल त्यागी मिला साहब, के जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, पाकिस्तान का ये दोहरा चरित्र जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। अनवर साहब, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त 4 देशों की यात्रा कर रहे हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, क्या आपको लगता है कि इन 4 देशों की यात्रा से जो एक इमेज पाकिस्तान की बनी हुई है, उसमें कोई सुधार नजर आएगा? देखिए, एक मुल्क है, पहले बात को समझिएगा। जी। एक मुल्क के आसिफ मुनीर साहब हैं, सबसे बड़े ओहदे पे हैं, ठीक है, मैं बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ। मगर सोच देखिए, पूरे मुल्क का सोच किस तरह बदलता है, इस पर गौर फिक्र करिएगा। जी। इतने बड़ी शख्सियत है, इतने बड़े पोजीशन पे हमारे साथ आर्मी के भाई हैं, सर साहब बैठे हैं। ये देखिए कि कैसा है कि एक आदमी इतने बड़े ओहदे पे आके वो वहाँ कुरान की आयत पढ़ता है। मैं भी एक मुसलमान हूँ, हमें भी तरबियत मिली है, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। मगर हम ओथ और कसम उस आईन और दस्तूर का खा के आते हैं। मगर जब रिप्रेजेंट करिएगा तो आप कुरान की आयत पढ़ते हैं, तो पूरे मुल्क को एक मजहबी नशा दिया जाता है। बात पे गौर करिएगा। जी। ये जज्बाती कौम है, इसे मजहबी नशा दिया था। और जब शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर निकल रहे हैं, तो वो कौन से मुल्क जा रहे हैं, सवाल ये है। वो तमाम के तमाम खलीफा बनने के दौड़ पे हैं। तुर्की उसमें सबसे आगे है। तुर्की ऐसा मुल्क है जिसमें आप उसको बोल लीजिए कि उसके अगेंस्ट में अगर कोई बंदा, सोचिए कि हाजा सोफिया एक चर्च था। बात पे गौर करिएगा, देखिए मुल्क किस तरह बन रहा है जी। तुर्की, और उस पर गौर करिएगा, तब तुर्की का सोच समझ पाइएगा। हाजा सोफिया एक चर्च था, उसको हाई कोर्ट ने उसे मस्जिद घोषित कर दिया। जी। और उसी जज को अर्दोगान साहब, उसको उसी जज को सुप्रीम कोर्ट पे लाते हैं। और उसी वर्डिक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, उसी जज के सामने वो केस आता है, और वही जज फिर आके उसी को बोलते हैं कि फाइनल हो जाता है। तो मुल्क इस तरह बनाया गया है कि तुर्की अपने आप को मुसलमानों का खलीफा बनना चाह रहा है। और खलीफा बनने के लिए इसको कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर वेपन इसके पास नहीं है। मतलब अंडर द टेबल, या एक आंख बंद करके एक आंख खुल कर, वन आइज क्लोज वन आइज ओपन करके अगर एक चीज हो गया, तो तुर्की जी। मुसलमानों का एक नशा बना के, एक मजहबी नशा बना के, तमाम के तमाम इस तरह एक गुट बनना चाह रहे हैं।
मगर तुर्की से हमारा कहीं ना कहीं कुछ ट्रेड है 12 मिलियन का, अजरबैजान से 3 मिलियन का। अब बात में गौर करिएगा, कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स में कुछ अवाम चाहती है मगर सरकार कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज करती है, इसलिए कि कुछ बंदिशें होती हैं। जी तो अगर हम आज तुर्की से अपना ट्रेड रोक भी दे या अजरबैजान से ट्रेड रोक भी दे तो तब भी हम सरवाइव कर लेंगे, चाहे हमारा जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स है बहुत जी स्ट्रांग है, बिल्कुल। माइक्रो मीडियम इंटरप्राइजेस। तो बात यह है, तुर्की इस जगह पे खड़ा है। तुर्की हमारा आज नहीं, अगर इसका बहिष्कार किया जाता तो इससे पहले भी। आज देखिए तुर्की के इंटरनली प्रॉब्लम सोचिए है कि एक मेयर साहब थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है मगर कुछ जी कहीं ना कहीं कोर्ट आज भी इंडिपेंडेंट है, तो कोर्ट उसको वहां से बरी कर देती है। जी तो तुर्की जो अपने आप को एक रोल प्ले करना चाह रहा था कि मैं खलीफा हूँ, खलीफा के मुराद आता है कि मैं बादशाह हूँ, इन तमाम का मैं ऊपर हूँ। तो एक ज़हनी तौर पे ये तैयार कर रहे थे तुर्की, मगर तुर्की इसमें फेल इसलिए हो जाता है कि तुर्की के पास जो भी कुछ है, हिंदुस्तान आज ऐसा इकोनॉमिक्स से ऐसे जगह पे खड़ा, कगार पे खड़ा है कि पूरा अफ्रीका मिलकर इकोनॉमिक्स बनता है, तो ठीक इंडिया, है। हिंदुस्तान अकेला एक ठीक इकोनॉमिक्स बनता है। ठीक। तो ये एक पहलू है जो इंसान को, तुर्की को तमाम देशों को एक गौरव फिक्र करने का डर है। जी तो ये ठीक है। कहीं ना कहीं एकजुट होने की बात हो रही है, मगर एक दूसरे से ये क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, जी सवाल ये भी है। बिल्कुल। पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स इतना अच्छा नहीं है कि तुर्की के टूरिज्म को वो सपोर्ट कर पाए, जी या पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी नहीं है कि वो अजरबैजान के टूरिज्म को सपोर्ट कर बिल्कुल, पाए। मतलब अनवर जिस तो तरीके से आप जिक्र मोस्टली कर रहे हैं कि इसका कोई भी असर भारत पर पड़ता नजर नहीं आएगा। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मनोज जी का रुख करूंगा मैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से यहाँ अनवर जी ने भी जिक्र किया, अगर बात भारत को लेकर की जाए, क्या आपको लगता है कि इस दौरे से भारत पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता नजर आएगा? देखिए अभिषेक जी, अभी हमारे जो दोनों पैनलिस्ट ने बात रखी है वो बिल्कुल ही एकदम फ्रूटफुल और ट्रूथफुल है। इसको कहीं से कोई इग्नोर नहीं कर सकता और पाकिस्तान इस चीज को जूझ रहा है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए विदेश नीति आज भारत 77 साल से इस चीज को लेके चल रहा है और भारत ने बड़ा धीरे धीरे अपनी इस यात्रा को जर्नी करके आज हम वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। तो थैंक यू। अर्थव्यवस्था देखिए, और आज के डेट में अर्थव्यवस्था के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और अभी देखिए भारत ने अभी तक अपने जो भी नेबर नेशन है उसका जो नेबरहुड पॉलिसीज था उसमें भयानक आमूलचूल परिवर्तन किया है मोदी जी ने आफ्टर पहलगाम, और उसका असर आप देख सकते हैं, बांग्लादेश में भी देख सकते हैं और पाकिस्तान के साथ भी देख सकते हैं। अभी जो हमारे जनरल के जो सेना, हमारे जो त्यागी जी जो बता रहे थे, देखिए जो इंडस जो वाटर ट्रीटी को जिस तरीके से भारत ने निलंबित किया है, वो मल्टी लेवल पे कॉर्नर किया जा रहा है पाकिस्तान पर। आज उसका असर ये हो रहा है कि सिंध अलग होने की बात कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप वहां पंजाब में जिस प्रकार से वहां पे आर्मी के द्वारा एक ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे जिस प्रकार से वहां के जो किसान थे उनकी जमीन को लैंड करके कंपनी को दे के जो एक तरीके से किया जा रहा था और वहां पे बांध बनाने की बात की जा रही थी, तो उसके चलते वहां विद्रोह हो रहा है, बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है। और एक चीज और मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि ईरान तो जा रहे हैं, लेकिन ईरान ने भी अपने बाउंड्रीज पे वो 4 मीटर की दीवार खड़े करने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि सबसे ज्यादा 80% ड्रग्स का जो उसके तरफ जाता है वो पाकिस्तान के रास्ते से होकर निकलता है। तो देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ईरान आज के डेट में पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने इजराइल खड़ा है और इजराइल के साथ जो ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें भारत के साथ जो एक ईरान जो एक मध्यस्थता का रोल प्ले करता है, तो वो नहीं चाहेगा कि भारत के साथ हम डायरेक्ट रूप से एनिमी फ्रंट के रूप में खड़े हों। तो मुझे लगता है कि देखिए पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है और जिस तरीके की स्थिति बनते जा रही है, और मुझे लगता है कि आज आतंकवाद को लेके भारत ने जिस प्रकार से पूरे विश्व के सामने प्लेटफॉर्म पर रखा और अभी ऑल पार्टी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का डेलीगेशन भारत सरकार ने भेजा है, इसका बड़ा ही पॉजिटिव इनपुट आ रहा है। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया और भारत सरकार की रिपोर्ट को देखिए, एमईए की रिपोर्ट को देखिए, तो हर नेशन सपोर्ट में खड़ा हो रहा है भारत के साथ। और आज का जो विश्व है वो एक दूसरे का कोऑपरेशन, बिल्कुल ठीक है आपने, इस तरीके से पूरा विश्व जो है वो भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। कुछ एक दो दोषों को हटा दिया जाए तो ऐसे में पाकिस्तान को भी बात अखर रही और इसी वजह से पाकिस्तानी पीएम का ये दौरा। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा, अगर इस दौरे को लेकर बात की जाए, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सीज फायर को लेकर अगर बात की जाए, लगातार पाकिस्तान के अंदर इस बात का भी डर है कि भारत के द्वारा सीज फायर तोड़ा जा सकता है अगर किसी भी प्रकार की नापाक हरकत की गई तो, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान बाज आता नजर नहीं आ रहा? देखिए, सीज फायर हमने किया ही कहाँ है जी। कोई सीज फायर एग्रीमेंट है क्या? ऐसा तो नहीं है, हमने कहीं साइन तो नहीं किया। हमने ये भी कह दिया कि सीज फायर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हमने ये भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लिहाजा पाकिस्तान को डरना चाहिए और ये डर अच्छा है।
बिल्कुल ये डर अच्छा है, इसलिए हमने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर बिल्कुल रखा ताकि है। साहब, ये पाकिस्तान के अंदर डर जो है वो अच्छा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकतें की जा रही हैं, इन नापाक हरकतों के बीच ये डर बेहद जरूरी भी है। आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।